नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ से आपको बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें। एनडीएमए की टीम ने डीएम के साथ बैठक की है। आज जोशीमठ पहुंचेगी एनडीएमए की टीम। जोशीमठ पहुंचकर सर्वेक्षण यहां पर किया जाएगा। लोगों के विस्थापन का काम और किस तरह से हालात अभी बने हुए हैं पूरे इलाके में, उसको लेकर एनडीएमए की टीम सर्वेक्षण करेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे स्टेट ब्यूरो हेड योगेश राणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश राणा जी, जिस तरह से जोशीमठ में इस वक्त स्थितियां बनी हुई हैं, चारों तरफ डर का माहौल है, लोगों में आक्रोश भी साथ साथ नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच शासन प्रशासन की भी पूरी तरह से निगाहें बनी हुई हैं। आज का दिन किस तरह से महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल आज का दिन जोशीमठ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन जोशीमठ से जो मकान चिन्हित किए गए हैं उनको तोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। अभी सबसे पहले 2 होटल को तोड़ने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 9 बजे से शुरू होना था, लेकिन थोड़ा सा इसको टाला गया है, क्योंकि आईआईटी रुड़की से और कुछ और केंद्रीय टीम से कुछ लोग आने हैं, उसके बाद इसको शुरू किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो इन घरों में लोग रह रहे हैं उनको शिफ्ट करने का काम बहुत तेजी से चल रहा है और तकरीबन 100 के आसपास परिवारों को शिफ्ट किया गया है अब तक। दूसरी बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये और है, सबसे बड़ा जो संकट सरकार के सामने है ये है कि ये तकरीबन जो 600 से ज्यादा घर है अब तक जो आ चुके हैं, और ये 600 घर केवल 600 घर तक ही सीमित रहने की गुंजाइश दिख नहीं रही है, क्योंकि ये लगातार बढ़ रहा है। अगर एक दिन में देखें तो 80 के आसपास घर बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम कल की ही बात करें, पिछले 24 घंटे की बात करें, तो 70 घर से ज्यादा ऐसे हैं जिनमें क्रैक्स बढ़ चुके हैं। यानी कि हर दिन ये घरों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो एक सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इन लोगों को कहां शिफ्ट किए गए। इसके लिए 2-3 जगह पीपल कोटी, गोचर और यहीं पर उद्यान विभाग की जो जगह है, जमीन है, उसको लेकर भी चिन्हित की गई है, लेकिन उसकी जमीन की टेस्टिंग सबसे पहले की जा रही है। और माना जा रहा है कि बहुत जल्द 1-2 दिन में ही इस जमीन की टेस्टिंग की जाएगी, उसके बाद इनको यहाँ पर बसाने का काम किया जाएगा। लेकिन ये इतना बहुत जल्दी से, बहुत तुरंत गति से काम होने वाला इसलिए नहीं है, क्योंकि वहां पे निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन करना, इन सब चीजों पे देखा जा रहा है कि किस तरह से जल्दी इस मामले को, जो परिवार है जो चिंता में आ गए हैं, उनको कैसे सही और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि आज से उन भवनों को हटाए जाने का काम शुरू हो जाएगा जो चिन्हित किए गए हैं, जिन पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। और इसमें भी ये भी बहुत धीमी गति से होने वाला काम होगा, क्योंकि ये मजदूरों के जरिए किया जाएगा। इसमें कोई भी तकनीक या फिर ब्लास्ट या इस तरह का कोई उपयोग नहीं किया गया। जो सुबह हमारी जिलाधिकारी से बात हो रही थी, उनका भी यही कहना था कि इसको मजदूरों के जरिए और दूसरे तरीके से किया जाएगा। और अभी मैं आपको बताऊं, अभी मैं जो आदिगुरु शंकराचार्य की जो प्राचीन पीठ है उसी के प्रांगण में हूं, और हमारे साथ में यहाँ पर आपको इस प्राचीन गद्दी का जो प्रांगण है, इसके भी कई कमरों में गंभीर किस्म के क्रैक्स आए हैं। और इसके एक तरफ का हिस्सा जो कमरे है और कुछ जो बाहर का बरामदा है, उसमें झुकाव भी साफ साफ एक तरफ देखा जा सकता है। उसको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे अभी। लेकिन इससे पहले हमारे साथ जो प्राचीन गद्दी है, इस गद्दी के परिचालक स्वामी रामानंद सरस्वती जी हमारे साथ है। पहले उनसे जानते हैं। स्वामी जी, 23 साल से ये जो प्राचीन गद्दी है, इसके परिचालन का काम देख रहे हैं, इसके सारा काम देख रहे हैं। तो अगर आप अभी तक देखें 23 साल में, आप ये जो आपदा है, आपको इसको किस तरीके से देखते हैं? और क्योंकि 1776 के आसपास में यहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आया था, और उसमें अगर देखें तो केवल यहाँ नरसिंह भगवान का मंदिर, बाबा बद्रीनाथ की जो गद्दी है वो, और जो जहां पर आदिगुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी, वो जो वट वृक्ष है वो ही केवल बचा था। पूरा शहर ये ध्वस्त हो गया था। और उसके बाद 165 साल ये जो गद्दी है, प्राचीन गद्दी है, ये खाली रही थी। उसके 1940 में इसका फिर से निर्माण किया गया। और 23 साल से यहाँ की जो व्यवस्थाएं है, स्वामी जी देख रहे हैं।
तो स्वामी जी आप इसको किस तरीके से देखते हैं इस संकट को? ये तो बहुत भारी है देवता, जिसको कहा नहीं जा सकता। इतने आपदा हो गया है, इतने आपदा हो गया है कि दिनों दिन आप बतला रहे हैं वैसे ही हर घंटा में, हर मिनट में, सब जगह हम कहीं क्रेक कम देखे, कहीं ज़्यादा दिखे, दूसरे दिन जाओ तो फिर 10 घर में फिर बढ़ गया। तो बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा, जिसको कह नहीं सकते, ना आंकड़ा लगा सकते। इसमें एक बहुत बात स्वामी जी आती है, अगर हम देखें पिछले 47 साल से 47 साल में जोशीमठ को लेकर 5 रिपोर्ट सरकारों को दी गई है। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बताती है कि जो जोशीमठ है वो बड़ी पहाड़ी के भूस्खलन के बाद उसके मलबे पे बसा हुआ है। तो इसमें जो 5 रिपोर्ट है, 5 रिपोर्ट मैं अपने दर्शकों को भी बताऊं, 5 रिपोर्ट में ये अलग अलग तरीके से है। जोशीमठ के नीचे जो बहाव है पानी का बहुत तेज, उसको लेकर भी है। यहाँ पे एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर भी है, उसमें भी चिंता जताई गई है। जो बाईपास बन रहा है उसको लेकर भी चिंता जताई गई है। और ये 2022 तक रिपोर्ट है, 1976 से लेकर 2022 तक। और इन रिपोर्ट में यहाँ पर इस शहर की बसावट को लेकर भी कि यहाँ जितने लोग रहने चाहिए उससे ज्यादा लोग रहने लगे हैं। और यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको लेकर भी है। तो स्वामी जी अगर देख सीवर व्यवस्था को लेकर भी है, तो अगर देखें तो 5 रिपोर्ट में ये मानवीय भूल को सीधे सीधे दिखाती हुई 5 रिपोर्टों में कहीं ना कहीं अलग अलग एंगल से ये संकेत दिए गए हैं। सीधे सीधे रिसर्च पे बताया गया है कि जोशीमठ को लेकर इस तरह की चिंताएं है। ये 41 साल से 40 साल से 47 साल से बताया जा रहा है। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? ये मानवीय भूल का एक बड़ा परिणाम सामने आता हुआ दिख रहा है, या फिर प्राकृतिक तौर पर कुछ चिंताएं बनती हुई दिख रही है? नहीं, प्राकृतिक है। बाकी वो जल की जो धारा है, ये दोनों में ज़्यादा शंका है। एक तो आपके यहाँ से बन रहे हैं तपोवन से, और दूसरा वो जो खुदाई हो रहा है बाईपास, ये सबसे खतरा है। दोनों ये रोक दिया जाए तो इतना अभी कोई खतरा नहीं है। यहाँ 2 जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, एक एनटीपीसी का जेपी का जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट कोई बांध बनाकर बिजली बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट लंबी सुरंगें बनाकर उससे धौली गंगा और अलकनंदा के पानी को फोर्स से लाकर टरबाइन चलाकर बिजली बनाने का प्रोजेक्ट है। और दूसरा प्रोजेक्ट भगवान बद्रीनाथ तक पहुंचने के लिए एक बाईपास बनाया जा रहा है, और वो बाईपास इस शहर की तलहटी से होके जाएगा। तो इन दोनों प्रोजेक्ट को लेकर ये बार बार बात आती है। हालांकि इसके कोई साइंटिफिक अभी वजह सामने नहीं आई है, साइंटिफिक कोई फैक्ट सामने नहीं आया है कि जोशीमठ में जो संकट आया है वो इन्हीं दोनों प्रोजेक्ट की वजह से आया है या फिर यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम की वजह से आया है। अभी सरकार ने लंबे समय तक इस पे कोई बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं, केंद्र की सरकार हो या फिर प्रदेश की सरकार हो। लेकिन अभी जो सैंपल लिए गए हैं, पानी का सैंपल लिया गया है यहाँ से 8 किलोमीटर दूर, अगर देखेंगे तो वहां हर घंटे के हिसाब से हजारों लीटर पानी निकल रहा है। वो एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है उसी के पास में है। तो अभी हमारी स्वामी जी से बात हो रही थी, तो इनका कहना था कि जो जोशीमठ है इसके नीचे जो प्रवाह है पानी का, और वो प्रवाह धीरे धीरे इसको एक गति दे रहा है, वो चिंता पैदा कर रहा है, क्योंकि पानी नीचे से खाली होता जा रहा है। तो खाली होगा तो फिर जमीन बैठेगा तो घर में क्रेक आएगा। अब पानी ही कारण है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स है इनको लेकर मठ किस तरीके से सोचता है? जो ये प्राचीन गद्दी है इससे जुड़े हुए जो प्रबंध के लोग हैं, प्रबंधक लोग हैं, वो किस तरीके से सोचते हैं? अब यही सोचते हैं जैसा की ही कारण है, पानी की ही बहाव है। चारों तरफ से पानी पहले कम था, अब ज्यादा धारा में जब गया तो मिट्टी को घोल के ले गया, और मिट्टी को घोल के ले जाएगा तो जमीन बैठेगा। अब जब जमीन बैठ गया तो घर क्रेक होगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। एक बड़ा ये भी है कि जो यहाँ पर प्राचीन गद्दी के प्रांगण में और यहाँ के कमरों में ही बड़े बड़े क्रैक्स हमने देखे हैं। तो इनकी कोई सर्वेक्षण के लिए या पड़ताल के लिए जिला प्रशासन का या कोई और टीम यहाँ पहुंची अभी तक? नहीं पहुँचे, परसों आए थे वहाँ से, गोपेश्वर से 2 जने आए थे, वो वकील हैं कर्णप्रयाग वाले, और एक नगर पालिका वाले आए थे, वो लिख के गए हैं, नाप के लेके गए हैं। यहाँ पर सर्वेक्षण का काम प्राचीन गद्दी के प्रांगण में हो चुका है, और इस आगे क्या रहेगा ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात साफ है कि ये जो जोशीमठ को लेकर संकट आया है, ये जो लंबे समय से रिपोर्ट आती रही है, लंबे समय से चेतावनी देती रही तमाम जांच कमेटियां, समितियां,
की बिल्कुल, रिपोर्ट को योगेश राणा जी, कह नजरअंदाज सकते करने हैं कि का कहीं ना भी कहीं एक जो मानवीय भूल है, मानवीय गलतियां हैं, जो लापरवाही कहीं ना कहीं बढ़ती गई है पूर्व के वर्षों में, उसका ही नतीजा परिणाम आज जोशीमठ के लोगों को उठाना पड़ रहा है। और इस तरह से उठाना पड़ रहा है कि उनका पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, घर गिरने को हैं, घर गिराए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी वहां से साझा करने के लिए, और क्या स्थिति अभी बनी हुई जोशीमठ में वो भी हमारे तक पहुंचाने के लिए। ये दो होटल हैं जिसमें आज होटल मलारी इन को आज स्टेप वाइज डिमोलिश किया जाएगा। सबसे पहले ऊपर के पोर्शन को डिमोलिश करेंगे। इसके डिमोलिश करने का कारण यह है कि ये टिल्ट हो गए हैं। ये दोनों होटल एक दूसरे से बहुत करीब आ गए हैं सिंकिंग के कारण से। ये पूरा एरिया जो सिंक कर रहा है उसके कारण से ये एक दूसरे के करीब आ गए हैं और टिल्ट कर गए हैं एक दूसरे पर। जो हमने ऐसे अनसेफ जोन्स डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में हमने घोषित किए हैं, उसमें हमारा इवैक्यूएशन अभी अंडर प्रोसेस है, मोस्टली वहाँ से कंप्लीट है। और जो उसके नियर बाय विसिनिटी में ऐसे बफर जोन्स हैं जहाँ पर जो अगर डेंजर जोन में अगर कोई मेजर स्लाइड आता है तो वहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उधर भी हम इवैक्यूएशन का प्रोसेस कर रहे हैं। सभी को हम जो होटल्स, धर्मशाला और गेस्ट हाउसेज में हमने रिलीफ कैंप स्थापित किए हैं वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, और सभी तरह का सपोर्ट, रिलीफ सपोर्ट, चाहे राशन किट्स हैं और इस तरह के सपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से कम जनहित में अगर ये होटल तोड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं प्रशासन के साथ हूँ, जनहित में तोड़ा जाना चाहिए। जबकि मेरे होटल में तो आंशिक दरारें हैं, बिल्कुल होटल बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन जहाँ जनता की बात है तो उसके लिए तोड़ लीजिए। कम से कम मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए, मेरे आर्थिक मूल्यांकन कर दिया जाना चाहिए। और मुझे यहाँ काहे को रोक रहे हैं? मेरे परिवार को यहाँ मारने के लिए रोका जा रहा है कि हमको छोड़ दीजिए, हम चले जाते हैं अपना। रात को लगभग 9 बजे के आसपास है वो जो एटीसी है उसके द्वारा जिला जो कंट्रोल रूम है उसको कॉल मिला। उसी के आधार पर जामनगर की जो जिला पुलिस है उसकी सभी जो क्यूआरटी टीम है, बम डिस्पोजल टीम है, सभी के द्वारा यहाँ पर है वो पहुँच गई टीम। और पहुँचने के बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू किया गया। विमान के अंदर 236 है वो यात्री थे और 8 क्रू मेंबर थे। तो सभी को उतारने के बाद में सभी की चेकिंग और फ्रिस्किंग है वो की गई, और उसके बाद में एनएसजी की टीम भी है यहाँ पर पहुँची। बहरहाल लगातार जो केंद्रीय टीम है वो भी मौके पर पहुंच रही है, जांच पड़ताल यहां पर लगातार की जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जो सामने आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी। जोशीमठ मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, और अजीत कांबोज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, लगातार इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। आज की सुनवाई किस तरह से महत्वपूर्ण रह सकती है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से तो जो काम धरातल पर किया जा रहा है वो सबके सामने है। वहीं अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है जो वो ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से दायर की गई है, जो कि शनिवार को दायर की गई थी। अब साफ है कि शनिवार को याचिका दाखिल की गई थी और आज यानी मंगलवार को इसमें सुनवाई की बात निकलकर सामने आ रही है। तो सीधे तौर पर अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम आदेश वहां से क्या निकल कर आता है, सरकार को क्या निर्देश वहां से मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ज्योतिष पीठ के जो जगत गुरु हैं वो लगातार लंबे समय से इस बात को लेकर सरकार तक अपनी दरख्वास्त लगा रहे थे कि भाई जोशीमठ में जो दिक्कतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, सरकार को इसको लेकर गंभीरता से निर्णय लेना होगा। और जब चीजें ज्यादा ही विकराल हो गई उसके बाद शासन प्रशासन मशीनरी एक्टिव होती है। हालांकि जो राहत और बचाव कार्य है वो तत्काल शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। ऐसे में आज की जो सुनवाई है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। याचिका में जो जिक्र किया गया है कि क्षेत्र की जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भूस्खलन, भू धसाव जैसी घटनाओं से निपटने के लिए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर कारगर कदम उठाए जाए। तो ये तमाम इस तरह की बातें हैं जो सीधे तौर पर याचिका में की गई हैं। और इसमें बड़ी बात जो जिक्र किया गया है वो ये है कि इसमें केंद्र सरकार को निर्देशित करे सुप्रीम कोर्ट। तब देखना यही होगा कि क्या याचिकाकर्ता की जो याचिका है उसको सुप्रीम कोर्ट सही मानता है, या जो सरकार की तरफ से धरातलीय कार्य किए जा रहे हैं उनके पूरा होने का इंतजार किया जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि जोशीमठ मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और तमाम मांग उनकी ओर से उठाई गई है इस याचिका के जरिए।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली खबर का। एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे जो इस बीच सामने आ रही है। पर्यटकों के भव्य स्वागत की तैयारी काशी में हो रही है। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी वाराणसी से। और धर्मेंद्र चौबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। धर्मेंद्र, जिस तरह से ये क्रूज पहुंच रहा है और जो कुछ तैयारियां की गई हैं निश्चित तौर पर दिखाई दे रही हैं, स्वागत किस तरह से किया जाएगा तमाम यात्रियों का? और प्रधानमंत्री भी 13 तारीख को इस क्रूज को आने वाले दिनों में हरी झंडी दिखाते नजर आएंगे। देखिए रितेश, जिस तरीके से वाराणसी जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर पूरी तैयारियां की है, टेंट सिटी की बात की जाए, चाहे हॉट एयर बैलून की बात की जाए, चाहे विलास गंगा क्रूज की बात की जाए, और 13 तारीख को प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में, चूंकि 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने लगातार पर्यटन और विकास के मॉडल पे वो काम कर रहे हैं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्वनाथ कॉरिडोर धाम से लेके रुद्राज कन्वेंशन सेंटर से लेके तमाम ऐसे प्रोजेक्ट है जो वाराणसी में लगातार चल रहे हैं। और इसी क्रम में आज जो 13 तारीख को होना है, प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन टेंट सिटी, हॉट एयर बैलून और गंगा विलास क्रूज का जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगी, तो कहीं न कहीं वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक सबसे बड़ा पर्यटन का हब बनते जा रहा है धीरे धीरे, और जिसकी कवायद लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। तो कहीं न कहीं ये जो प्रोजेक्ट है इसको लेके जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। और कल और परसों 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे, खुद जाके टेंट सिटी का निरीक्षण किए, पूरी तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की, अधिकारियों संग बैठक की, ताकि कहीं से किसी प्रकार की कोई कसर न रह जाए। और अतिथि देवो भव जो काशी की परंपरा है उसको लेकर काशी पूरी तरह से तैयार है। और पर्यटक जो विलास क्रूज में, गंगा विलास क्रूज में आ रहे हैं, उनके स्वागत की भव्य तैयारी की गई है, अद्भुत तैयारी की गई है। अद्भुत स्वागत की जो परिकल्पना काशी में की जाती है, जो लोग सोचते हैं कि काशी क्या कहती है, काशी की जो संस्कृति है, सभ्यता है, जो वो झलक दिख रही है। और 13 तारीख के बाद से 15 तारीख को जो टेंट सिटी में पर्यटकों का आना होगा, उसके लिए भव्य काशी की जो प्रदर्शनी है, काशी के गलियों का शहर है, काशी विश्वनाथ धाम, तमाम ऐसी चीजें को दर्शाया गया है जिससे कि काशी एक आकर्षण का केंद्र बन सके। रितेश जी बिल्कुल धर्मेंद्र, साफ तौर पर जो तैयारियां हैं वो दिखाई भी दे रही हैं, काफी ज्यादा इंतजार भी किया जा रहा है इस क्रूज के पहुंचने का। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर, कोहरे के चलते विजिबिलिटी 0 हो गई है। हाड़ कपा देने वाली ठंड से लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। बर्फीली पछुआ हवाओं के चलते गलन बढ़ गई है। मौसम लगातार गिर रहा है, तापमान में भारी गिरावट है। मौसम विभाग के अनुसार ठंड रहने की संभावना आने वाले दिनों में भी रहेगी। और आज का दिन सबसे ज्यादा सर्दी भरा घोषित किया गया है। तो ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। लगातार उत्तर भारत में ठंड का सितम बरकरार है, लोग परेशान हैं चूंकि हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, जिस तरह से पूरे उत्तर भारत की बात की जाए तो ठंड बढ़ती जा रही है, पारा लगातार नीचे जा रहा है और लोगों की परेशानी इससे बढ़ गई है, लेकिन इस बीच आज का दिन सबसे ज्यादा सर्दी भरा घोषित किया गया है, जो साफ तौर पर बता रहा है कि आने वाले समय में परेशानी कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। देखिए रितेश, लगातार सर्दी का सितम जारी है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। निश्चित रूप से जो लोगों की बात करें तो हालांकि सरकार के द्वारा
तमाम इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सर्दी को लेकर बैठक किए हैं, कोहरे से बचाव को लेकर, शीतलहर से लोगों को किस तरीके से बचाया जाए, वो चाहे जो शेल्टर होम है उनकी व्यवस्था कराने की बात करें या फिर उनकी सुख सुविधाओं की बात करें। लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया भी कई जगह पे निरीक्षण भी कर चुकी है, लेकिन लगातार जिस तरीके से सर्दी का सितम जारी है, तमाम लोग इस समय बीमार हो रहे हैं। और खासकर अगर अस्पतालों की बात करें तो हृदय जो विभाग हैं वो कार्डियोलॉजी विभाग में मरीजों की भरमार है। कानपुर से जिस तरीके से खबरें आई कि एक सप्ताह में करीब 80 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई हार्ट अटैक से, तो ये समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं इस ठंडक को लेकर के। वही डॉक्टरों का मानना है कि अगर आपको रोकना चाहूंगा, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही जिससे अपने दर्शकों को रूबरू करा दें। बड़ी और अहम खबर इस बीच सुबह 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजन होगा कार्यक्रम का। अब से कुछ ही देर बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में पहुंचेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और अनूप कुमार सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अनूप, बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज रखा गया है। तकरीबन अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम भी शुरू होता नजर आएगा। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? कौन कौन से बड़े नेता और दिग्गज इसमें शामिल होंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में आर्थिक स्थिति से मजबूत करने के लिए लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होता रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन इस बार इन्वेस्टर समिट जो है वो ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री से लगा के उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं लगातार, चाहे विदेश के दौरे पर रोड शो की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में ही जो उद्योगपति हैं उनसे बात करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी हाल में ही मुंबई जाकर एक इतिहास रचा था। 50,000 करोड़ का निवेश लाने के लिए वहां पर जो प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। निश्चित रूप से अभी आपने देखा होगा कि बहराइच में किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के उद्योगपतियों के साथ वहां पर जो जिला प्रशासन के साथ वहां पर एक समिट हुई थी, जिसमें करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास वहां पर निवेश लाने की, उत्तर प्रदेश में लाने की बात कही गई थी। आज लखनऊ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक समिट का आयोजन किया गया है, जिसकी वहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां पर शामिल होने वाले हैं और सरकार की तरफ से उन उद्योगपतियों को भरोसा जताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो व्यवसायिक नीति है वो किस प्रकार से है। उसमें तमाम जो व्यवसायिक नीति अपडेट की गई हैं, वो चाहे दुग्ध की व्यवसायिक नीति की बात करें या फिर लगातार जो इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है, इन सब चीजों को लेकर वहां पर जो तमाम जो करीब 1500 उद्योगपति यहां पर शामिल होने वाले हैं उनको सरकार की तरफ से भरोसा दिखाएंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य लिया था, मुझे लगता है वो पहुंच चुके हैं वहां पर। ऐसा सब व्यवस्थाएं लमसम हो चुकी हैं और फरवरी के 10 से 12 तारीख में जो इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने वाला, उसमें एक उत्तर प्रदेश एक नया आयाम लिखेगा, नया अध्याय जोड़ेगा। और मुझे लगता है कि देश जिस तरीके से प्रगति पर बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री का जो सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की बनाने को लेकर, मुझे लगता है उसमें उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे होगा और कहीं न कहीं वो अर्थव्यवस्था का इंजन बनने वाला है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से सरकार का प्रयास, अधिकारियों का प्रयास, अभी आपने विदेश भी देखा होगा किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो 33 आईएएस और 13 मंत्री वहां पर उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ के माहौल के बारे में हो, चाहे सुरक्षा की बात करें या फिर सुख सुविधाओं की बात करें या बिजली की बात करें, क्योंकि व्यवसाय लगाने के लिए सबसे माहौल की जरूरत होती है, वहां पर मार्केटिंग की जरूरत होती है और वहां बिजली और सुरक्षा की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश जिस तरह से लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम हो रहे हैं, इससे सरकार को भी काफी ज्यादा उम्मीदें बनी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।